गुड मॉर्निंग बच्चों। कर्णावती विद्यालय में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9 विषय सामाजिक विज्ञान, जिसमें पाठ 16 जलवायु, जिसमें आज हम भारत का ऋतु चक्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारे देश में लगभग 2 महीने के समय दौरान मौसम लगभग एक समान ही रहता है। इस 2 महीने के समय को ऋतु कहते हैं। ऋतु किसे कहते हैं? जो 2 महीने के समय के अंतराल में जो ऋतु आती है उसे ऋतु कहते हैं। भारत में परंपरागत ढंग से 6 ऋतुएं मानी जाती हैं। हमारे भारत में कितनी ऋतुएं मानी जाती हैं? 6। हेमंत, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा और शरद। इन ऋतुओं में भी पास की 2 ऋतुओं के मौसम की परिस्थिति में बहुत बड़ा अंतर दिखाई नहीं देता है, मतलब कि ज़्यादा अंतर नहीं होता है। यदि 2 ऋतुओं की गणना साथ में कर ले तो वर्ष दौरान कुल 3 ऋतुएं होगी। पहली शीत ऋतु, दूसरी ग्रीष्म ऋतु और तीसरी वर्षा ऋतु। भारत में स्पष्ट रूप से बदलती हुई ऋतुओं का अनुभव होता है। शीत ऋतु के आते ही ठंडी का अनुभव होने लगता है, यानी ठंड लगने लगती है। ग्रीष्म ऋतु में क्रमशः तापमान में वृद्धि होने लगती है, जिससे गर्मी होती है। और वर्षा ऋतु आते ही हवा में नमी बढ़ने लगती है और वर्षा होती है। दिल्ली में स्थित भारत सरकार के मौसम विभाग के कार्यालय ने भारत की जलवायु को ध्यान में रखते हुए समग्र वर्ष को 4 ऋतुओं में विभाजित किया है, जिसमें पहला शीत ऋतु यानी कि ठंडी, दिसंबर से फरवरी तक। दूसरा ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी, मार्च से मई। तीसरा है वर्षा ऋतु, वर्षा, जून से सितंबर। चौथा है निवर्तन ऋतु, लौटती मानसूनी हवाओं की ऋतु, अक्टूबर से नवंबर। शीत ऋतु, दिसंबर से फरवरी। भारत में दिसंबर से फरवरी 3 महीने के समय को शीत ऋतु या ठंडी माना जाता है। 22 सितंबर से 21 मार्च तक सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध में सीधी पड़ती हैं। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित होने से दिसंबर से फरवरी तक सूर्य की तिरछी किरणों के प्रभाव होने से तापमान कम होता है। मध्य एशिया से भारत की ओर दक्षिण पूर्व दिशा की हवाएं चलती हैं। ये हवाएं शुष्क और ठंडी होती है, जिससे मौसम शुष्क और ठंडा रहता है। इस ऋतु दौरान सामान्यतः आकाश बिना बादल का स्वच्छ रहता है। उत्तर पूर्व भारत अनुपात में अधिक ठंडा रहता है, कारण कि वह समुद्र से अधिक दूर स्थित है और उसका कुछ भाग मरुस्थल है। ठंडी में इस प्रदेश पर हवा का भारी दबाव बनता है, जिससे पवन की दिशा भी बदलती है। यहाँ के भारी दबाव के कारण ठंडे तथा शुष्क पवनों का जन्म होता है। ये पवन जहाँ जहाँ पहुँचते हैं वहाँ तापमान में गिरावट आती है और ठंडी महसूस होती है। ठंडी में दिल्ली का तापमान कई बार 10 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। इलाहाबाद में 16 डिग्री सेल्सियस और कोलकाता में 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान रहता है। इस समय हिमालय में तापमान अत्यंत कम रहता है। शिमला और दार्जिलिंग में जनवरी मास का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। हिमालय में जब हिमवर्षा होती है तब वहाँ से खूब ठंडी हवा उत्तरी भारत के मैदान की तरफ आती है। परिणाम स्वरूप इन मैदानों सहित राजस्थान और गुजरात में शीतलहर आ जाती है। हिम पड़ने से कपास जैसी फसल को नुकसान पहुंचता है। शीत ऋतु में ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों के अलावा भारत में तापमान गलन बिंदु से नीचे नहीं जाता, कारण कि हिमालय की गिरिमालाएं मध्य एशिया की ओर आने वाले अतिशय ठंडे पवनों को रोकती है और भारत को सख्त ठंडी से बचाती है। ठंडी के दौरान उत्तरी भारत की अपेक्षा दक्षिणी भारत की परिस्थिति भिन्न होती है।
दक्षिणी भारत उष्णकटिबंधीय प्रदेश में है, विषुवत रेखा के नज़दीक है तथा प्रायद्वीपीय आकार वाला है। इसके आंतरिक भागों में स्थित प्रदेश समुद्र से अधिक दूर नहीं है, इसलिए यहाँ ठंडी में उत्तर भारत जैसी ठंडी का अनुभव नहीं होता है। तापमान भी अधिक नीचे नहीं जाता है, जैसे कि जनवरी महीने में कोचीन का तापमान 26 डिग्री सेल्सियस, मदुराई का 25 डिग्री सेल्सियस और चेन्नई का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस होता है। जबकि दक्षिण भारत के पहाड़ी स्थल ठंडी में निम्न तापमान का अनुभव करते हैं। दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर तापमान में कमी आती है। भारत में ठंडी अत्यंत स्फूर्तिदायक और स्वास्थ्यवर्धक मानी जाती है, यानी कि स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। लंबी और ठंडी रात्रि के कारण कई भागों में एकदम प्रातःकाल ओस और कोहरे का पड़ना अति सामान्य है। दिन छोटे और रात बड़ी होती है। ठंडी में जमीन पर से चलने वाले शुष्क पवन सामान्य रूप से वर्षा नहीं लाते हैं, परंतु उत्तर पूर्व के मौसमी पवन बंगाल की खाड़ी पार करके आने से नमीयुक्त होते हैं, उनमें नमी होती है। ये नमीयुक्त पवन कोरोमंडल तट पर अधिक वर्षा करती है। उत्तर पूर्व भारत में पश्चिमी विक्षोभ तथा बवंडर के कारण कम वर्षा होती है। पंजाब तथा हरियाणा में यह बरसात रबी की फसल के लिए खूब उपयोगी है। ये पवन कभी कभी गुजरात में भी बरसात लाते हैं। असमय पड़ने वाली इस बरसात को बेमौसमी बरसात कहते हैं, जो बिन मौसम के पड़ती है। ग्रीष्म ऋतु मार्च से मई। भारत में मार्च से मध्य के शुष्क और गर्म मौसम वाले समय काल को हम गर्मी कहते हैं, जिसका समय अंतराल मार्च से मई तक होता है। मार्च से मई महीने तक भारत को जमीन पर सूर्य की लंबवत किरणें दक्षिण से उत्तर क्रमशः पड़ती हैं, जिससे भूमि भाग अधिक से अधिक गर्म होता जाता है। तापमान निरंतर बढ़ता रहता है। दक्षिण भारत में मार्च महीना सबसे अधिक गर्म होता है। इस समय वहाँ कई स्थलों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस जितना ऊंचा हो जाता है, जबकि अप्रैल मई महीनों के दौरान मध्य और उत्तर पूर्व भारत सबसे अधिक गर्मी का अनुभव करता है। वहाँ कई स्थानों पर तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। प्रायद्वीपीय और पठारी प्रदेशों की ऊंचाई के कारण दक्षिण भारत में गर्मी थोड़ी सौम्य होती है। उत्तर भारत की तुलना में यहाँ तापमान नीचे रहता है। दिल्ली इलाहाबाद में तापमान 34 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि मदुराई का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस, कोचीन और बेंगलोरी का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस जितना होता है। इस तरह दक्षिण में तापमान के ऊपर समुद्र का प्रभाव और भूपृष्ठ की ऊंचाई का प्रभाव देखा जा सकता है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के ऊपर इस ऋतु में उष्णकटिबंधीय चक्रवात निर्मित होते हैं, यानी कि चक्रवात आते हैं, जो कभी कभी तटीय प्रदेशों की तरफ बढ़कर भारी नुकसान पहुंचाते हैं। देश का बड़ा हिस्सा ग्रीष्म काल में गर्म और शुष्क मौसम का अनुभव करता है। कई प्रदेशों में इस समयावधि दौरान वर्षा नहीं होती है, परंतु कई बार मई महीने में मलबार तट पर थोड़ी वर्षा होती है। यह वर्षा आम के पकने में सहायक होती है, जिसे आम्रवृष्टि कहते हैं। यहाँ वर्षा आम और कॉफ़ी की फसल के लिए खूब उपयोगी है। इसके बाद है वर्षा ऋतु, जून से सितंबर। एक कृषि प्रधान देश होने के कारण भारत के लिए वर्षा ऋतु महत्वपूर्ण ऋतु मानी जाती है। जून से सितंबर के बीच देश की लगभग 80% वर्षा होती है। भारतीय किसान वर्षा ऋतु की शुरुआत से ही कृषि की प्रवृत्तियों में लगा रहता है। इस ऋतु में होने वाली वर्षा तथा नमी वाली हवा तथा बादल छाया मौसम भारत की ओर बहने वाले दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों का आभारी है। इसलिए इस ऋतु को नैऋत्य के मानसून पवन की ऋतु भी कहते हैं। भारत के लगभग सभी क्षेत्रों इससे वर्षा होती है। मई माह के अंत तक भारत तथा मध्य एशिया के जमीनी भागों पर ऊंचे तापमान के कारण हवा के कम दाब का क्षेत्र बनता है। इस समय दक्षिण में हिंद महासागर पर उच्च दाब होता है।
इसलिए हिंद महासागर पर से पवन उत्तर में कम दाब की तरफ खिंच आते हैं। इस तरह जून से सितंबर तक समुद्र पर से गर्मी की मानसून हवाएं भारत पर चलती हैं। ये हवाएं नमी युक्त होने के कारण भारत में वर्षा लाती हैं। दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय आकार के कारण ये नेतृत्व की मानसूनी हवाएं दो भागों में बंट जाती हैं। पहली है अरब सागर पर से आने वाली मानसूनी हवाएं, दूसरी है बंगाल की खाड़ी पर से आने वाली मानसूनी हवाएं। अरब सागर पर से आने वाली मानसूनी हवाएं। भारत में वर्षा ऋतु का आरंभ सामान्यतः जून की शुरुआत में दक्षिण भारत के केरल से होती है। अरब सागर से आने वाली हवाओं के मार्ग में पश्चिमी घाट पर्वतमाला आती है। इस कारण पूरे किनारे पश्चिमी ढाल पर भारी वर्षा होती है। पश्चिमी घाट पार करके जब यह प्रायद्वीप पठार पर पहुंचती है तब उनमें नमी की मात्रा घट गई होती है। इस कारण उस क्षेत्र में वृष्टि छाया के कारण वर्षा कम होती है। मुंबई में 200 सेमी से अधिक वर्षा होती है, जबकि उससे थोड़ी ही दूर आए पुणे में 75 सेमी वर्षा ही दर्ज होती है। पश्चिमी किनारे से उत्तर की ओर जाते हुए केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र से वर्षा की मात्रा क्रमशः घटती जाती है। मानसूनी हवाओं की एक शाखा नर्मदा घाटी प्रदेश के भाग से मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है। मानसूनी हवा आगे चलकर बंगाल की खाड़ी पर से आने वाली हवाओं में मिल जाती है। इसके अतिरिक्त अरब सागर पर से आने वाली मानसूनी हवा की एक शाखा गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ पर से गुजरते हुए राजस्थान की तरफ आगे बढ़ती है। गुजरात में बहुत ऊंचे पर्वत या घने जंगल नहीं हैं। इस कारण इन हवाओं में नमी का पूर्वतया घनीभवन की संभावना भी कम रहती है। इस कारण गुजरात में वर्षा कम होती है। गुजरात में पानी बरसा कर यह राजस्थान में प्रवेश करती है तब उनमें नमी की मात्रा बहुत ही कम रह जाती है। इस कारण ही राजस्थान में बहुत कम ही वर्षा होती है। रेगिस्तानी क्षेत्र में तो 10 सेमी से भी कम वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी पर से आने वाली मानसूनी हवाएं। बंगाल की खाड़ी पर से बहने वाली मानसूनी हवाओं की दूसरी शाखा सर्वप्रथम पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है और वहाँ से और आगे बढ़कर मेघालय तक पहुँचती है। इन हवाओं में नमी की मात्रा अधिक होती है। इन हवाओं के कारण मेघालय में खूब अच्छी वर्षा होती है। यहाँ गारो, खासी और जेतिया पहाड़ियों के ढालों पर अत्यधिक वर्षा होती है। पश्चिम की ओर मुड़कर हवाएं दिशा बदलकर दक्षिण पूर्व दिशा की बन जाती है और पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश होती हुई हरियाणा और पंजाब तक पहुँचती है। इन हवाओं में नमी की मात्रा क्रमशः घटती जाती है। इस कारण इन हवाओं के मार्ग में आरंभ वाले प्रदेशों में सबसे अधिक और अंत में आने वाले प्रदेशों में क्रमशः कम वर्षा होती है। आगे जाने पर बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाएं तथा अरब सागर से आने वाली मानसूनी हवाएं मिल जाती है। इस कारण उत्तर पूर्वी हिमालय क्षेत्र में अच्छी वर्षा होती है। कभी कभी वहाँ हिमवर्षा के रूप में बरसात होती है। मौसमी हवाओं के साथ बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर पर उत्पन्न होने वाले चक्रवात भी भारत में प्रवेश करते हैं। उस समय भारत के उन प्रदेशों वर्षा ऋतु अधिक सक्रिय होती है। वर्षा ऋतु में औसतन 6 चक्रवात भारत की भूमि पर से गुजरते और वर्षा लाने में सहायक बनते हुए मालूम पड़े हैं। भारत में मौसमी हवाओं के कारण वर्षा होती है, परंतु ये हवाएं 12 महीने एक समान लगातार और एक ही दिशा में नहीं चलती हैं। इन हवाओं की शुरुआत भी अनिश्चित होती है। मौसमी हवाओं के साथ क्रमभंग होने की घटनाएं भी जुड़ी हुई हैं। मानसूनी वर्षा कुछ दिनों तक एक साथ पड़ती है। उस समय वर्षा न हो ऐसे भी दिन आते हैं और फिर से बरसात के दिन आते हैं। इस घटना को बरसात का क्रमभंग कहते हैं। हमारे देश की प्राकृतिक रचना में भी वैविध्य है। इन सभी बातों का प्रभाव वर्षा के वितरण पर पड़ता है। इन सभी परिबलों के कारण भारत में वर्षा की मात्रा तथा वितरण असमान है। मेघालय और
असम में अत्यंत वर्षा होती है, जबकि राजस्थान के रेगिस्तानी प्रदेश तथा कश्मीर के लिए क्षेत्र में वर्षा की मात्रा नहीवत है।